अभी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जो समय की पाबंदियां, नहीं तो समय की पाबंदियां जो हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पांडे जी जुड़ जाएंगे, फिर पांडे जी को हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। ना आ तो गए। शुरुआत करते हैं हमारे आ गए हैं, पंडित जी आ गए। जी हाँ, शुरुआत करते हैं आज के मेन टॉपिक से, क्योंकि देखिए 10 मार्च को चुनाव जो है वो उसकी जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और परिणाम आना शुरू हो जाएंगे सुबह 8 बजे से। तो हमारा जो टॉपिक है कि अब की बार किसकी सरकार। तो मेरा जो एक सवाल है आप सभी से, और इस सवाल के लिए हम लोग जुड़े भी हैं कि इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भाजपा है और कांग्रेस की काफी ज्यादा टक्कर बनी रहती है हमारे इस उत्तराखंड के अंदर। और जो कि पिछली बार भाजपा की सरकार थी, और इस बार बहुत कांटे की टक्कर इस बार भी है। तो क्या लगता है आप लोगों को? पहले मैं बात करूंगा सुशील भट्ट जी से, जो स्वराज हिंद फौज के संस्थापक हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि इस बार क्या लगता है भट्ट जी, चुनाव में किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा आने के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अभी जो मामला है, क्योंकि कई जो एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को की सरकार दिखा रहे हैं, और कई एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बराबरी का मामला है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनको कुछ विधायकों को का समर्थन लेने की आवश्यकता ना पड़े। मिलीजुली सरकार के आसार नजर आ रहे हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वो कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहा है, और अन्य जो न्यूज चैनल है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तो क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राम लहर पर सवार है, और कांग्रेस कांग्रेस को अभी अपने अस्तित्व को बचाना है। सबसे बड़ी बात यह है भाई, कांग्रेस अब ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, लेकिन यह है कि मुझे, जहां तक मेरा आंकलन है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा है राज्य में। जी, मैं पांडे जी से सवाल करना चाहूंगा। पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है इस समय? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे समाचार सच टीवी में, जो कि एक नया कार्यक्रम लेकर आया है, जो कि 7 और 8 और 9 मार्च को प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप भी सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आपसे भी एक सवाल मेरा है कि आपको क्या लग रहा है, इस बार कांग्रेस और भाजपा में किसकी सबसे ज्यादा पकड़ है? हर्षित जी, मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोल क्या कहते हैं मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन वर्तमान जो स्थिति हम लोगों ने अभी तक चुनाव में देखी, बहुत कांटे की टक्कर है। हर एक एक सीट पर कांटे का मुकाबला होना है। अब वो कहां किस पलड़े में जाता है ये कहा नहीं जा सकता। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। तो इसलिए ये नहीं कि जैसे एग्जिट पोल लगातार दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि एक बहुमत किसी पार्टी को उत्तराखंड में मिलेगा। तो मैं आपको इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं कुछ आपको पुराने नतीजे जो थे इस बार के वो दिखाना चाहता हूँ। कुछ पुराने नतीजे हमारे पास अभी इस समय हैं, और मैं आपको 2017 के जो नतीजे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको प्रकाशित कर देता हूँ। आप सभी के स्क्रीन में इस समय दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि 2017 के नतीजों में उत्तराखंड में कुल सीटें 70 हैं, और बहुमत 36 का रहता है हमेशा। और भाजपा की 57 सीटें थी, और आपको दिख रहा है कांग्रेस के पास 11 सीटें आई थी, निर्दलीय के पास 2 थी, और अन्य में कोई भी वोट था 9.1% था। इस बार क्या आपको लगता है कि 36 से आगे बढ़ पाएगी भाजपा? वरिष्ठ पत्रकार की तरफ जाना चाहता हूं, हमारे अजय चौहान जी, जो कि इस समय जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या इस बार भाजपा 36 के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, मैं एग्जिट पोल जो अभी हमारे पास आ रहे हैं, तरह तरह के एग्जिट पोल है हमारे पास। जैसे उत्तराखंड में अभी बीजेपी को 44, एक सर्वे के अनुसार बता रहा है, आज तक है, उसमें आ रहा है कि 44 बीजेपी को, कांग्रेस को 40% वोट का अनुमान है ना। और इसी तरह से इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार को बनाते हुए दिखा रही है। और इसी प्रकार से, और पुष्कर सिंह धामी जी भी बोल रहे थे कि एग्जिट पोल के अनुमान से अधिक सीटें आएंगी हमारी, मतलब। तो इसमें मैं हर्षवर्धन पांडे से पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी बात सत्य होगी? हमारे पुष्कर सिंह धामी जी सीएम हैं यहाँ के इस समय वर्तमान में।
और चौहान जी, चौहान जी मेरी नजरों में तो उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है, और हो सकता है कि एक आध दो सीटों से ऊपर नीचे भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, या अल्पमत में जो परिणाम आए वो अल्पमत में आए। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा सा अब इसी चर्चा, हम ये तो उत्तराखंड की चर्चा चल रही थी, पूरे उत्तराखंड में 70 सीटों पे, हम हल्द्वानी सीट पे हम पूछना चाहेंगे हर्षवर्धन पांडे जी से कि हल्द्वानी में ये सीट मतलब कुमाऊं की हॉट सीट मानी जाती है। इसमें हर बार कांग्रेस के ही मतलब प्रत्याशी विजय रहता है। इससे पहले हमारी काबीना मतलब डॉक्टर इंदिरा, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी थी, जो उस समय लगातार यहाँ पर हल्द्वानी सीट से विधायक की मतलब विजय रहती हैं। तो इस बार क्या उनके सुपुत्र इस मैदान में उनके, तो क्या क्या रहेगा परिणाम कि मतलब भाजपा के पाले में जाएगी या क्या कहते हैं कांग्रेस के पाले में वह सीट रहेगी वापस दोबारा? चौहान जी, वर्तमान की स्थिति जो अभी तक हमने पूरा कैंपेन देखा इस चुनाव का, हल्द्वानी विधानसभा का विशेषकर कहें तो जो नजर आया वो कांटे की फाइट नजर आई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चुनाव था, माननीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के स्वर्गवास होने के बाद से उनकी जो आगे की राजनीति को बढ़ाने के लिए सुमित हृदय जी आगे आए। उन्होंने अच्छा कैंपेन भी किया, अच्छा वो लोगों के बीच में उनकी पकड़ रही। अब किस आधार पे वोट हुआ है ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एग्जिट पोल होता है। जहां तक हम हल्द्वानी विधानसभा की बात करते हैं तो एज जो है वो सुमित हृदय की तरफ है, क्योंकि हल्द्वानी का एक इतिहास रहा है कि जो यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसका रुझान हमेशा अधिकतर कांग्रेस पार्टी की ओर रहता आया है, और उस आधार पे जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं वो सुमित हृदय की जीत दिखा। आपको पता होगा कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट से समाजवादी पार्टी से शोएब अहमद जी भी चुनाव मैदान में थे हैं, और क्या कहते हैं, और वो भी हैं क्या कहते हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी, जो ओबीसी पार्टी से चुनाव में मैदान पे है। तो उनका उस पर कोई असर पड़ेगा या मतलब कांग्रेस भाजपा में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उसका सीधे कोई असर इनमें हो मतदाताओं में, क्योंकि मतदाता भी उस ओर जाना ज्यादा चाहता है जिस दर की एक लहर होती है। और वर्तमान हल्द्वानी सीट पे तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर इंदिरा हृदय जी थी उनके विकास कार्यों को देखते हुए हो सकता है कि उनको संपत्ति पड़ी हो और वो संपत्ति जीत में बदले। अच्छा, भट्ट जी सुशील भट्ट जी हमारे संस्थापक स्वराज हिंद फौज से, तो इस पर आप क्या थोड़ा सा आप अपना इसका प्रकाश डालिए थोड़ी सी इस बात पर। देखिए ऐसा कि अगर हम विस्तार की चुनाव को देखें तो मतलब बहुत जो है भट्ट जी, शायद इस समय आपकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं है। भट्ट जी, सुशील भट्ट जी, कहीं मतलब प्रभावी। सुशील भट्ट जी, हेलो, आपकी कनेक्टिविटी सर इस समय शायद हमें पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। आप एक बार फिर से इसे ज्वाइन करिए, शायद फिर आप कनेक्ट हो सके इससे। सुशील भट्ट जी, आवाज आ रही है? सुशील भट्ट जी, एक बार फिर से आप कनेक्ट करिए, इसको ज्वाइन करिए, फिर मैं फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं हम लोग। एक बार फिर से कनेक्ट करिए सर। जब तक मैं हर्षवर्धन पांडे जी से लेता हूँ, लालकुआ सीट से क्या कहते हैं हरीश रावत जी सीएम हैं, पूर्व सीएम हैं थे, जो चुनाव मैदान पर हैं, और भाजपा से डॉक्टर मोहन सिंह विज जी हैं, और इस सीट पर सबसे पहले संध्या डालाकोटी जी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एन वक्त पे उनकी जगह पर
पूर्व सीएम हरीश रावत जी को यहाँ से दावेदारी मतलब दे दी गई थी, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा कि मतलब इसमें क्या रहेगा इसका मतलब इसमें परिणाम? चौहान जी, मेरा अपना आकलन तो ये कहता है कि जो संध्या डालाकोटी जी हैं, बहुत ज्यादा उनकी तरफ रुझान जनता का नहीं रहा। विशेषकर एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेके हरीश रावत जी लालकुआं सीट पर मैदान में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है, और दूसरा क्या कहते हैं, खिलाफ जा रही है। और जो चौहान जी हैं, जो वहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी चौहान जी उतरे, अच्छा दूसरा पवन चौहान जी जो है वो बीजेपी का ही चेहरा रहे हैं, वहां से चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसका लगता है कुछ मोहन सिंह बिष्ट जी को नुकसान हो और वो फायदा जो है हरीश रावत जी के पक्ष में जाए। सर, लोग तो ये कहते हैं कि जो मोहन सिंह बिष्ट जी हैं वो काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां के समाज से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, और हरीश रावत ने वो इस बार पहली बार क्या कहते हैं लालकुआं से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो एक वहां के लोकल पर्सन का, और जो एक बाहर से आए जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा, यहाँ के भाजपा के लोगों ने बहुत ज्यादा उछाला पैराशूट कह के, तो ये क्या ये इम्पैक्ट करेगा इस बार या नहीं करेगा? हर्षित जी, मैंने जो पूरे उस लालकुआं विधानसभा सीट का विश्लेषण किया, तो मुझे जो अपनी ओर से लगता है कि एक बड़ा चेहरा होने के नाते आम जनता के अंदर में भी कहीं ना कहीं ये रही होगी कि भाई बड़ा चेहरा आएगा तो क्षेत्र का विकास जनरल विधायक की अपेक्षा कुछ ज्यादा होगा। तो हो सकता है कि हालांकि फाइट बहुत कांटे की है, फिर भी मेरा अपना मानना है कि चाहे कुछ ही वोटों से हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वहां से विजयी होंगे। जी, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जिट पोल की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल देखना भी जरूरी है हम लोगों के जरा लिए। थोड़ा देखो कि और भट्ट जी और जुड़े हैं, देखिए तो। अभी तो कोई कनेक्ट नहीं हुआ है, अगर कोई कनेक्ट होगा तो मैं उनको इसमें जरूर जोड़ूंगा। गणेश जोशी जी दैनिक जागरण के बड़े सह संपादक हैं, तो उप संपादक। अभी इस समय गणेश जोशी जी भी इसमें हो पाए हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो मैं उनको भी जोड़ूंगा। सर, मैं अभी आपको कुछ एग्जिट पोल की तरफ ले आना चाहता हूँ। कुछ एग्जिट पोल हम लोग सब लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल द क्विंट की तरफ से पेश किया गया है उत्तराखंड असेंबली के लिए, क्योंकि इसमें जो बीजेपी आपको दिख रहा होगा, कांग्रेस आपको दिख रही होगी, इसमें आप दिख रहे होंगे, बीएसपी भी है, और अदर्स के सामने भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम नाउ वीटू ने यहाँ पे जो भाजपा है उसको 37 सीटें दे रखी हैं और कांग्रेस को 31 सीटें दे रखी हैं। हमारे साथ सुशील भट्ट जी फिर से जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। तो सुशील भट्ट जी, हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल में हम बता रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस और आपको क्या इसमें दर्शाया गया है, और जिसमें टाइम नाउ वीटू ने यहाँ पे बीजेपी को 37 सीटें और कांग्रेस को 31 और आपको 1 दे रखी है। इंडिया टुडे ने यहाँ पे 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30, जो कि इस बार कांग्रेस की हार को दिखा रहा है इसमें। और एबीपी न्यूज सी वोटर ने 26 से 32 बीजेपी और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें दी हैं, और आपको यहाँ पे लगभग 0 से 2 सीटों पे रखा, अदर्स को 3 से 7 सीटों पे। और जी न्यूज ने यहाँ पे बीजेपी को 26 से 32 सीटें और कांग्रेस को 35 से 40 और 2 से 3 और अदर्स को 1 से 3। और बाकी चाणक्य ने जो काफी ज्यादा माना गया एक एग्जिट पोल है, उन्होंने यहाँ पे लगभग 43 सीटें बता रखी है यहाँ पे इनकी, और कांग्रेस की 24 सीटों पे इनको लाके रखा है, और 3 सीटें यहाँ पे अदर्स को दे रखी है। तो मेरा ये इस एग्जिट पोल को देख के आप लोगों से, आप जितने भी पैनल में इस समय बैठे हैं, विराजमान हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो ये एग्जिट पोल है, क्या ये सच प्रदर्शित करते हैं या इनमें कुछ फर्क होता है, इनमें कुछ इफेक्ट होता है, या ये नेगेटिव फेस पे भी फोकस करते हैं कभी कभी? इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे पांडे जी से, हर्षवर्धन पांडे जी से, कि क्या ये एग्जिट पोल में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? हर्षित जी, देखिए, सबका अपना अपना आकलन होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल बहुत ज्यादा
प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण है उनका जो सैंपल साइज होता है वो 1 लाख की कॉन्स्टेंसी में होगी तो 5,000 का होगा। 5,000 के अनुमान से हम लोग 1 लाख का रिजल्ट नहीं दे सकते। तो मेरा कभी अभी देखा आपने, कुछ समय पूर्व बंगाल में चुनाव हुआ था, जो लगातार भाजपा को सरकार बनाता हुआ दिखा रहा था, वही उसके जो परिणाम आए तो वो उसके जस्ट उलट थे। तो जो इनका सर्वे वालों का सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, उससे पूरी सीट का आकलन लगाना बहुत, मेरे को तो संभव नहीं। जी। एक सवाल मैं पांडे जी आपसे और करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जैसा कि 2017 का चुनाव था और 2017 के चुनाव में काफी हम जब फील्ड में गए, लोगों से बात करने गए इस बार, तो काफी ज्यादा लोगों ने कांग्रेस के बारे में भी कुछ बातें बोली थी और भाजपा के बारे में कुछ बातें बोली थी। और वहां पे एक सवाल हमारे बीच में काफी ज्यादा उठ रहा था कि भाजपा जो है वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है या उस चीज पे नहीं आ रही है। इसमें क्या लगता है कि आपको बेरोजगारी जो एक बड़ा जो होता है मुद्दा होता है, इससे क्या जो भाजपा है उसको नुकसान हो सकता है, नहीं होगा इस बार? देखिए हर्षित भाई, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दा उत्तराखंड में घूमा। अब ये वोटिंग में कितना बदल पाया, ये 10 तारीख को ही हम कुछ समझ पाएंगे। और जिस तरीके के एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये परिणाम होगा। मेरा अपना जो आकलन है वो कहता है कि एक खंडित जनादेश यहाँ पे देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में। सुशील भट्ट जी आपको आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है आवाज। जी, जैसे कि आपने अभी एग्जिट पोल देखे भी होंगे, हमारे भी एग्जिट पोल देखे होंगे इसमें, तो कैसा आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल क्या सच बता रहे हैं इस बार, या क्या भावी परिणाम क्या हो सकते हैं इस बार भाजपा के लिए, क्योंकि आप भाजपा के जुड़े हुए भी हैं? नहीं देखिए एग्जिट, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं देखिए, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं चुनाव को तो प्रभावित करते ही हैं, क्योंकि देखिए पहले एग्जिट पोल शुरू में आ जाते थे, तो अब जो चुनाव आयोग है उसने एग्जिट पोल को इसलिए कहा कि आप मतलब जब सारे चुनाव हो जाएंगे, चुनाव निपट जाएंगे, उसके बाद एग्जिट पोल आता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो प्रभावित करता ही है एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल कहीं सही भी निकलते हैं। कई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल की इतर यदि हम बात करें तो देखिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसकी 31 या 32 सीटें भी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए 57 सीटें थी, उसमें 2-3 सीटें इधर उधर हो गई क्योंकि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ गए और अन्य लोग है ना, और ये यशपाल आर्या जी भी कांग्रेस में आ गए, उनके सुपुत्र भी आ गए, तो 3-4 सीटें भी अगर इधर उधर कर दें और उनको 10 सीटों का भी नुकसान होता है, तो तब भी 42-43-44 सीटें आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद भी उनको थोड़ा बहुत 3-4 सीटों का नुकसान होता तो 40 सीटें आ जाएंगी लगभग भाजपा की, 36 में सरकार बन जाती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत संघर्षशील तरीके से, मतलब संघर्ष के माध्यम से मतलब उनको संघर्ष करना पड़ा काफी। सर, पर ये जो मुख्यमंत्री को बदलने का जो इनका जरिया जो लगा हुआ था, पहले त्रिवेंद्र रावत जी को बनाया, उसके बाद तीरथ जी को बनाया, उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे इन्होंने जो पुष्कर सिंह धामी जी को खड़ा कर दिया चुनाव में, और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री एक पेश कर दिया युवा, जिसको ये युवा बोल के आगे खड़े कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये क्या ये समीकरण बिगाड़ेगा नहीं इस बार चुनाव का? क्या बिगाड़ा नहीं होगा? नहीं, ये इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखा रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा समय तक देश शासन नहीं किया, ये अभी नए सत्तासीन लोग हैं और अभी ये सीख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनको अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए जब अगर आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो आप राज्यों को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। तो क्या सर ये भारी नहीं पड़ेगा ये सीखना? क्योंकि जैसे कि आपने बोला आपने बोला कि ये सीख रहे हैं, तो ये क्या इस बार जो इनका सीखना है ये क्या भारी नहीं पड़ेगा इस बार? और मुझे हंसी आती है कि तो दिन रात सीखते रहते हैं, कॉपी पेन लेके अपने जो कार्यकर्ता उनको पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि तब भी नहीं सीख पाते हैं। देखिए नेता पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। ये लोग क्या, इन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखी नेता बनाने की। तो नेता तो पैदा होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए,
इंदिरा गांधी भी पैदा हुई, पंडित नारायण दत्त तिवारी भी पैदा हुए, तो नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा होते हैं। इस बात समझना होगा। मुझे जनता पार्टी के पूरे देश में एक मोदी लहर, राम लहर, सर रामपुर की आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही सर। खेलता जी सर, हेलो लोग जी सर, कनेक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है। आप कहिए जो हेलो हेलो सर, आपकी कनेक्टिविटी अभी लूज हो रही है, एक बार आप फिर से रिकनेक्ट करिए सर। क्या हो रही है? कनेक्टिविटी लूज हो रही है सर आपकी, एक बार आप सुशील भट्ट जी एक बार फिर से आप रिकनेक्ट रुक करिए। रुक के आवाज आ रही है आपकी जी, भट्ट जी। सर रुक आपकी रुक के। बफर कर रहा है इस समय, आप एक बार फिर से रिकनेक्ट करिए सर, शायद जी, नेटवर्क कर कोई इशू हो। जी पांडे जी, हेलो। हाँ पांडे जी, मैं अब मैं आपसे थोड़ा सा आप इस समय वर्तमान में क्या कहते हैं कालाडूंगी क्षेत्र में चले गए हैं, शायद आपका कालाडूंगी क्षेत्र पड़ता है शायद, विधानसभा। नहीं क्षेत्र नहीं, विधानसभा तो मेरी हल्द्वानी है, लेकिन निवास स्थान मेरा अब कालाडूंगी विधानसभा में आ गया है। लेकिन अब 2-4 महीने आपको हो गए वहां पर, तो क्या लगता है कि वहां पर क्या माहौल रहेगा, भाजपा के पक्ष में जाएगा? क्योंकि वो सीट भी कई सालों से मतलब बीजेपी के खाते में जा रही है, तो इस बार क्या रहेगा? मतलब क्योंकि इस बार थोड़ा सा रुख भी अलग है, क्योंकि हाँ मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा चौहान जी, विगत हमने पिछले 2 चुनाव में देखा कि जो महेश शर्मा जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 18,000 20,000 वोट ला रहे थे, और उसमें उधर कांग्रेस पार्टी के प्रकाश जोशी जी 25,000 के आसपास वोट ला रहे थे। तो अब की बार यदि हम इन दोनों को मिला दें तो वहां पे लगता है कि कांटे की टक्कर है, और कुछ भी परिणाम आ सकते हैं दोनों तरफ। नहीं, आपका क्या मानना है कि इस बार जो राजयोग कहते हैं, मेरे इसमें तो राजयोग लिखा हुआ है, तो क्या वो रहेगा क्या इस बार? देखिए, राजयोग जैसी बातें मैं इस लोकतंत्र में तो नहीं सहमत हूं इन सब बातों से। ठीक है, जिसको जीत मिलती है वो अपना राजयोग कहता है, जिसको हार मिलती है वो अपना किस्मत खराब कहता है, लेकिन मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। जनता के बीच में जनता इस चीज को बहुत करीबी से देखती है कि क्या मेरे क्षेत्रीय विधायक ने एक बड़े पद पे, बड़े मंत्री पद पे रहते हुए कितना विकास किया है। ये कहीं पैमाना मेरे ख्याल से इस बार वहां रहने वाला है, और कांटे की टक्कर जो है दोनों प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे को दी जा रही है। ऐसे में बहुत कम मार्जिन से हार जीत का फैसला उस सीट पे मुझे लगता है कि चौंकाने वाला होता है। तो भट्ट जी, आपका क्या मानना है इसमें कालाडूंगी सीट पर? क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र भी मेरे ख्याल से कालाडूंगी क्षेत्र में आता है। चौहान जी, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिएगा, नैनीताल जिले की 6 सीटों में से मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है जिसमें फाइट नहीं है। मतलब कोई सीट आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक तरफा वो व्यक्ति जीत रहा है, उसका मुझे थोड़ी सी यहाँ पे शंका है। हर सीट में फाइट है, और बहुत कम अंतराल में कहीं पे कोई भी बाजी मार सकता है। नहीं, हल्द्वानी सीट पे भी ऐसी है क्या? देखिए, अभी तो हम फाइट ही कहेंगे, अभी एक तरफा मैं नहीं कह सकता हूं इसे, क्योंकि हल्द्वानी का मतदाता अब की बार बहुत ज्यादा साइलेंट था, और चुनाव की अपेक्षा बहुत ज्यादा खुल के किसी के पक्ष में नहीं दिखाई दिया। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। एज जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में है, ये मैं मानता हूं। तो भट्ट जी, सुशील भट्ट जी, आवाज सुन रहे हैं आप हमारी? मैं आपका मेरे ख्याल से आपका विधानसभा क्षेत्र में क्या से कालाडूंगी पड़ता है शायद, है? हाँ, तो आप अपने क्षेत्र में रहे होंगे, तो आप का क्या अनुमान है वहां पर, क्या रहेगा? मतलब क्योंकि भाजपा की हमेशा वहां पर हमेशा भाजपा के खाते में जाती है सीट, और बंशीधर भगत जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, फिर दोबारा उनको मतलब उस पर आजमाया उन्होंने, हाईकमान ने उन पर, तो क्या रहेगा मतलब परिणाम? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए लालायित तो है, लेकिन उसको बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता, मैंने पहले भी कहा। और यहाँ कहीं ना कहीं सही मैं पांडे जी की बात से सहमत हूं कि 6 की 6 विधानसभाओं में बहुत संघर्ष है।
और मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि वाकई क्या पता भगत जी का राजयोग हो, क्योंकि वो आजकल जो इनकी 70 विधानसभाओं में ये गीत चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक खेल जो खेला है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं ये लोग दोबारा सत्ता में काबिज हो सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि कांटे की टक्कर, ये जितनी 6 की 6 विधानसभाएं सब में कांटे की टक्कर है। और लगता है कि भगत जी जीत भी सकते हैं, महेश शर्मा जी भी जीत सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अभी तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। जैसे कि महेश शर्मा जी पिछली बार सर भाजपा वाले राम लहर पर सवार है थोड़ा, इसलिए मुझे डाउटफुल हो रहा है भट्ट जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जो 2017 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें भाजपा का मतलब वो मोदी जी की लहर थी, तो इस बार क्या है, मतलब इस बार मोदी जी की लहर रहेगी, है दोबारा उसी नहीं, लहर और ज्यादा मजबूत हुई है साहब। लोग बिल्कुल पागल हो गए, लोगों के दिमाग में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भर दिया इन लोगों ने। आज देखिए, विकास की कोई बात नहीं करता, आज रोजगार की कोई बात नहीं करता, आज महंगाई की कोई बात नहीं करता, आज भ्रष्टाचार की कहीं कोई बात नहीं होती है। आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान तक, मतलब हिंदू वोटर की ये सोच है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हिंदू सुरक्षित है। तो देखिए क्या मानसिकता इन लोगों ने बना दी है। एक समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये देश का एक नारा हुआ करता था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे देश को नुकसान भी हो रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, और आगे भी ये देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने मनोवैज्ञानिक खेल खेला है, तो उससे शायद क्या पता, मुझे लगता है कि इनकी सरकार बनाने में ये लोग सफल हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, जब एक गीत बज रहा था तो मुझे भी कहीं कहीं लगा कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहा है, क्योंकि खुद के अंदर खुद इन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल, खुद के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, सारी घोषणाएं मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री घोषणाएं करता है, मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया होता है। लास्ट टाइम में मोदी जी ने सारी घोषणाएं की, और मोदी जी का शिलापट में भी नाम आएगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी का एक विजन है, क्योंकि उत्तराखंड से उनका जुड़ाव है, कि उनका नाम हर जगह शिलापट पे हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे धारचूला हो, चाहे मुंशियारी हो, चाहे हमारे गढ़वाल मंडल में केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये राम लहर पर और मोदी लहर के भरोसे है। तो लगता है कि राम भगवान पहले भी इन पे बड़ा उनकी कृपा रही है, और मुझे लगता है कि ये लोग राम का नाम इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। खुद के अंदर इनके भीतर खुद की कोई काबिलियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विशेषता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ सबको। तो क्या कारण रहा था कि आप जो भाजपा में आप रहे थे, तो क्या कारण रहा कि आप पार्टी को आपने छोड़ा, लेकिन इस समय आपने वर्तमान में इस चुनाव में भी आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, क्या कारण रहा? मतलब जो सैद्धांतिक व्यक्ति होता है वो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता है। मैंने पार्टी में लोकतंत्र की बात कही, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। देखिए, जिसका सिद्धांत होता है, जिसका ईमान होता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लड़ता है, कहीं ना कहीं संघर्ष करता है। तो मैंने यही बात कही भारतीय जनता पार्टी में कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, और मुझे ही अलोकतांत्रिक तरीके से बाहर का इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया। इनके विधायक खुलेआम गाली गलौज करते हैं। ये एक कोई उत्तराखंड को गाली बक रहा है, ऐसे लोग का ये लोग प्रमोशन कर देते हैं। लेकिन 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भाई जी कुछ आपसे हर्षवर्धन पांडे जी कुछ पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौहान जी, मैं ये जो बात कह रहे हैं सुशील भट्ट जी बड़े भाई हमारे, ये बात आप देखिएगा कि पूरे उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भीतरघात वाली सुगबुगाहट जो थी, ये भट्ट जी के वक्तव्य ने बता दिया है। तो आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। सही कह रहे हैं पांडे जी। भीतरघात बहुत सीटों पे हुआ है, और ये आपने देखा होगा कि जो सरकार के मंत्री थे, आपने देखा होगा क्या कहते हैं, उन लोगों ने इन बातों को रखा, यहां तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर भी सीधे तौर पे आरोप लगा कि कहीं ना कहीं भीतरघात, ये जो भीतरघात वाला वो है, ये भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। तक आरोप लगा कि उन्होंने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम किया। और आप ये चीज देखिएगा, ये पूरे चुनाव में जो भाजपा के पक्ष में आप रिजल्ट देखेंगे, वो हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही होगा। व्यक्तिगत परफॉर्मेंस किसी विधायक की, किसी मंत्री की यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। इसीलिए आप लगातार ज्यादातर एग्जिट पोल जो देख रहे होंगे, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, ना कि भाजपा को। एक आध चैनलों को यदि छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कांग्रेस की 11 से 32 सीटें लेकिन आना मेरी नजर में बहुत आप देखिएगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उन्होंने हमारे, कांग्रेस को जो बिल्कुल पर्वतीय नेगेटिव क्षेत्र है वहां पर विकास महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। जो क्या कहते हैं वोटर्स निकल के आया है वो महंगाई पे उसने वोट किया है, या बहुत मुझे जो पर्वतीय क्षेत्र का जो रुझान मैंने देखा तो मुझे लगा कि मोदी नाम पे या उस पे नहीं, क्या कहते हैं मुद्दों पे चुनाव हुआ है, और मुद्दों नहीं पे सर, चुनाव तो यदि होता है तो ये जो एक बात कह रहे थे कि कोरोना आया, संकट आया तो भाजपा सरकार ने मुफ्त राशन बांटा है और मुफ्त वैक्सीन लगाई है और काफी ज्यादा इन्होंने काम करा। ये पॉइंट भी तो था इन लोगों का, ये भी तो वोट दिला सकता है इन लोगों को, भाजपा को। हाँ जी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तो आकलन सीधे सीधे तौर पे आप समझ लो, एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी, खुले तौर पे कहा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों की सीटें अपनी अपनी जगह पे फंसी हुई हैं, और मेरा आकलन ये कहता है कि यदि पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और यदि हरीश रावत चुनाव जीते तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मेरा अपना अनुमान कहता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मिथ्या चलते हुए आ रही है यहाँ पे कि जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है और अगर वो जीतता है तो उसकी सरकार बनती है और जो अगर हारता है तो उसकी सरकार नहीं बनती है, आप इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो मूल रूप से कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं हरीश रावत जी, और भाजपा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, दोनों सीटों में आप देखिएगा कांटे की टक्कर है। दोनों सीटों में इतनी कांटे की टक्कर है कि वहां के लोगों का जो कहना है कि सीट हार जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होगा। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि यदि कहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी और ऐसी स्थिति में पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे तो सरकार भाजपा को बनाना मुश्किल पड़ेगा, और वही स्थिति कांग्रेस के हरीश रावत जी के लिए है। यहां भी बहुत कांटे का मुकाबला है। यदि हरीश रावत जी चुनाव जीतते हैं तो आप ये समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत हावी रही है और सरकार कांग्रेस की बनेगी, और यदि हरीश रावत जी हारे और पुष्कर सिंह धामी जी जीते तो आप ये समझ लीजिएगा सरकार भाजपा की होगी। फिर लगेगा कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई बहुत ज्यादा असर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगा। मैं कुछ आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो जब हम वृद्धजनों की से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने काफी ज्यादा भाजपा को सपोर्ट दिखाया, क्योंकि भाजपा ने उनको बेनिफिट्स की बात करी थी और जो फ्री बेनिफिट्स हैं, और जहां हम युवाओं की तरफ जा रहे थे तो युवाओं की तरफ से बेरोजगारी पे काफी ज्यादा बात हो रही थी। तो क्या आपको लगता नहीं कि एक तरफ जो क्या कहते हैं 50+ जो पर्सन है या 40+ जो पर्सन है वो कहीं भाजपा की तरफ रुझान में, और जो 18+ जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो कहीं दूसरी तरफ रुझान में, ऐसा कहीं आपको लगता नहीं कि वोट यहाँ पे हर्षित जी आप एक चीज भूल रहे हैं जी, कि अब की बार उत्तराखंड में जो नया मतदाता है उसका परसेंटेज ज्यादा है, और वो बहुत तेजी से बाहर निकल के आया है। उसका मुद्दा बेरोजगारी रहा है, महंगाई रहा है, पलायन रहा है, और कोरोना काल में जिस तरीके से उन लोगों को दिक्कतें आई हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा चुनाव परिणामों में। इसमें सुशील भाई जी आप क्या कहना है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आज अंतिम चरण का चुनाव हुआ, इन्होंने सीएनजी का दाम 1 रुपया बढ़ा दिया, और मुझे लगता है कल सुबह तक पेट्रोल डीजल की दाम भी बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप की सरकार है, फांसीवादी सरकार मैं इसको कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में फांसीवाद हावी है, और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस भट्ट जी देखिए भट्ट जी यदि आप महंगाई की बात करेंगे, देखिए आप ये तो समझ लीजिए कि 10 तारीख को परिणाम आने के बाद चाहे सरकार भाजपा की बने या कांग्रेस की बने, आम जनमानस को महंगाई की मार को झेलना ही झेलना है। ये इसे कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने अभी तक क्योंकि
केंद्र से ही महंगाई को रोकने के किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं है। और क्या कहते हैं, ये चुनावी खर्च का जो पूरा वो है, और दूसरा यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, ये सब चीजों को यदि आप देखेंगे तो बेतहाशा महंगाई की ओर हमारा देश बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखेगा 10 तारीख के बाद। महंगाई का बोझ पड़ने वाला है पूरे देश पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी वही आशंका लग रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इस कायदे से होना चाहिए था। यदि देश के ऊपर कुछ बोझ पड़ रहा है तो उनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए था। आज यूक्रेन में किस तरीके का संकट है और उसके हिसाब से आज कई देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूस पर कई प्रतिबंध लग गए। तो जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो गंगा ऑपरेशन शुरू करा, ये भी तो एक इम्पैक्टफुल शायद पड़ सकता था 7वें चरण पे। नहीं, पूर्व में कई बार अलग अलग देशों के बीच में युद्ध हुए और पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उनको लाने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री छोड़िए, कोई विदेश मंत्री भी लोगों को यहाँ भारत में लाए। अपने देश के व्यक्ति को कौन नहीं लाना चाहेगा, बताइए। मतलब उस चीज की मार्केटिंग की जाए तो ये कहाँ जी पांडे जी। हर्षित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और विधानसभा ज्यादातर स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, केंद्रीय स्तर का मुद्दा है। ये मेरे ख्याल से राज्यों के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। जी, पर जब 7वें चरण से पहले जब मोदी जी की रैली थी, उन्होंने तो ये बात बोली थी कि हम आपको कैसा नेता चाहिए, आपको राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, आपको मजबूत नेता चाहिए। तो ये वहां पे रैली में तो ये वाली बात बोली गई थी। तो ये भी हर्षित जी देखो, ये जो चुनाव की कैंपेनिंग होती है ना, तो इसमें तो हर तरीके का मुद्दा आता है। अब आपने उत्तर प्रदेश की ओर थोड़ी सी आप अपना ध्यान डालिए, तो वहां पे चुनाव मेरे ख्याल से विकास के नाम की यदि कहीं मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और कोई पार्टी को हमने देखा ही नहीं। वो कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं चाइना की बात करते हैं, कहीं अन्य देशों की बात करते हैं, वो या राम मंदिर की बात करते हैं, या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जितनी भी पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ी, एक यदि हम सीधे तौर पे देखें तो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी का कैंपेन था उसमें मुद्दों की बात थी, और बाकी जितनी पार्टियां, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे वोटों के लिए दौड़ी थी, विकास का कहीं कोई सवाल नहीं था। तो मैं ये मानूं कि क्या धर्म के नाम पे वोट पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, धर्म के नाम पे वोट पड़ रहे हैं तो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं लोग कितने धर्मांध हो गए हैं। आज तो कह रहे हिंदुत्व को बचाना है वरना औरंगजेब का शासन आ जाएगा, कह रहे हैं लोग। ये लोग कह रहे हैं जिस तरीके से 1.25 मन जनेऊ के बगैर वो खाना नहीं खाता था, तो वो समय आ जाएगा। तो हिंदुओं को तथाकथित रूप से डराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, मैं तो कहता हूँ, औरंगजेब जब हिंदुत्व को खत्म नहीं कर पाई तो सनातन धर्म है, और ये तो खत्म हो ही नहीं सकता है। तो जब से पृथ्वी तभी से धर्म का अस्तित्व है। हर्षित जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति, मजहब के नाम पे जो लोगों में होंगे पैदा करना है, तब हमारे देश को नुकसान होगा। देश का कभी विकास, धर्म और जाति के नाम पे यदि कभी चुनाव हो रहे हैं, ये हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इससे कहीं फायदा नहीं होता। इससे कभी आप ये मत सोचिएगा कि इससे कहीं देश का कोई फायदा हो। धर्म और जाति के नाम पे लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। लोकतंत्र नहीं चलेगा। भाजपा का तो नारा इसी बात पे रहता है, मैं देखा है हमेशा। और ये ठीक है, जीतते भी हैं। ठीक है। वो देखिए, ऐसा होता है जब किसी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी आती है, किसी भी सरकार के प्रति, तो किसी ना किसी मुद्दे पे आती है। वो एक मुद्दा राम मंदिर का था, और उस पे क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस समय, और उसके बाद मोदी लहर आई, तो इसमें मोदी जी की सरकार आई। वो मुद्दों के आधार पे होता है, लेकिन जनरल आप देखेंगे तो ये धर्म और जाति के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मेरा भट्ट जी से मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाया, तो उस पर आपका थोड़ा सा क्या चर्चा रहेगी, बताइए जरा। सही नहीं, मुझे लगता है कि बैलेट पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, क्योंकि देखिए, पहले भी कांग्रेस से अन्य विपक्षी दलों ने
मैं बता दूं कि इलेक्टिव वहां वोटिंग मशीन है उस पे सवाल उठाए थे। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि केदारनाथ जी विधानसभा सीट में 206 जो 6 मतों पर आपत्ति जताई है कांग्रेस ने। जी हाँ, ये तो इस देखिए ऐसा नहीं कि बैलेट ये बैलेट पर जी ये इस तरीके से अगर बैलेट को बताने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि मतलब ये गलत, मैं मानता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो वोटिंग ये तो भारत निर्वाचन आयोग के अधीन आता है ना, तो उसमें निष्पक्षता रहती है। और अच्छा यदि अच्छा। मुझे लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी इसमें मतलब चुनाव आयोग इसको वो कराता है, ऑर्गेनाइज कराता है, और कहीं ना कहीं इस बार पारदर्शिता भी देखने को मिली और काफी सख्ती भी इस बार चुनाव आयोग ने की थी। तो तो मुझे आपका लगता है कि इस तरीके से वोटिंग में धांधली का होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये हाँ, कांग्रेस ये जो हो सवाल सकता है उठा कि रही है वो कुछ लोगों गलत पे है। मतलब नहीं ये क्या कहते हैं ये बैलेट पे जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, या मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो इसलिए इस तरीके की बातें कर रही है कि वहां बैलेट में धांधली हो गई है, या कल के दिन अगर सरकार बनने में थोड़ी सी कसर रह जाए तो कांग्रेस ये कहने लग जाए कि यहाँ जो वोटिंग हाँ, मशीन में खराबी थी। तो अभी ये तो एक पुरानी भाजपा, ही बात हो गई। हाँ हाँ, भाजपा के जो हैं नेतागण लोग हैं, वो कह रहे हैं हरीश रावत जो है 10 मार्च की जो मतगणना को लेकर डर सता रहा है उन्हें। तो उसमें क्या कहना है आपका? नहीं मैं भी मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा हरीश रावत जी देखिए बहुत बड़े कद के नेता है, और यदि हम्म, भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन, इनके नेताओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तब भी ये उस नेता की बराबरी नहीं कर सकती, मेरा व्यक्तिगत राय है। मेरा कांग्रेस से अच्छा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। और अच्छा। बाकी देखिए हरीश रावत जी भी देखिए व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति, देखिए राजनीति बहुत बड़े स्तर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बड़े बड़े मनोविज्ञान से राजनीति की जाती है, लेकिन आज राजनीति का स्तर घटता जा रहा है, लोग व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी जैसे कद का नेता, और हरीश रावत जी को लगता है कि उनके कार्यकाल में कुछ कमियां उनसे रह गई थी, और मुझे लगता है यदि वास्तव में उनको एक मौका मिलेगा तो इस उत्तराखंड राज्य को चमकाने का काम करेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन बात वही है, क्योंकि 36 का आंकड़ा पार होना जरूरी है, और 10 तारीख को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एग्जिट पोल तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं आपका देखिए राम लहर भी आपका हावी है। आपका क्या रोल रहेगा इस चुनाव में, आप पार्टी नहीं का? मैं क्योंकि शुरू में जब चुनाव का जब वो यहाँ पर शुरुआत शुरू हो गई थी, तो आपने बहुत अच्छा वो दिखा रही थी, लेकिन लास्ट लास्ट में जाके थोड़ा सा वो सभी को लग रहा था। लेकिन इस बार मतलब क्या रोल रहेगा इसमें, इस नहीं चुनाव में? देखिए, मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में कोई ना कोई पार्टी तो मुझे ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। और मुझे लगता है कि किसी लोकतांत्रिक पार्टी से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम राज्य या समाज का भला तभी कर सकते हैं जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, और तभी आप अच्छे रूप से समाज की सेवा बेहतर तरीके से कर सकते ना हैं। राजनीति भट्ट जी, समाज जन सेवा का माध्यम होती है जी। ना भट्ट जी, मैं मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप पार्टी इस चुनाव में का रोल क्या रहेगा, मतलब अच्छा, आम कुछ आदमी सीटें। पार्टी की आप बात कर रहे हाँ हैं। नहीं हाँ, देखिए, आम आम आदमी आदमी पार्टी। पार्टी का खुद खाता हाँ, खुल जाए बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे अच्छा लगता है जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो भी कहीं चुनाव ना हार जाएं, और फिर अच्छा मुझे अच्छा लगता है कि अखबारों में इतना बड़ा बड़ा छपेगा कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे खुद चुनाव हार गए, और इनकी अच्छा। अगर आई मुश्किल से अगर कोई एक, मुझे लगता है कि एक सीट अगर, वैसे तो मुझे मुश्किल लगता है कि इनकी कोई सीट आएगी, पर यदि हाँ कोई आ गई तुक्के में एक सीट आ सकती है। हाँ उत्तराखंड क्रांति दल की एक हाँ 2 से 3 सीटें आ सकती है, हाँ और बाकी 2-3 हाँ निर्दलीय भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जी हाँ, क्या कहते हैं पांडे जी, हर्षवर्धन पांडे जी, हेलो, आवाज जी सुन रहे हैं? हाँ, जी जी मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ का एक मिथ्य रहा है कि जहाँ पर से मुख्यमंत्री चुनाव, मतलब हर जहाँ से हारते हैं, हर बार मुख्यमंत्री चुनाव हारता है तो उसकी सरकार नहीं बनती है। आपको ये मालूम है? हाँ हाँ, ये मिथ्य। देखिए 2017 में, मैं 2017 में भी हरीश हरीश रावत जी चुनाव लड़े थे, तो वो हारे थे 2-2 सीट से, हरिद्वार से भी और किच्छा सीट से भी। तो वो नहीं बनी थी, और एक उससे पहले जब चुनाव था, उससे पहले 5 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री हारे थे, तो उनकी भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। तो इसमें आप क्या क्या कहना है, क्या कितना सत्यता है इसमें? देखिए मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूं। हार के कभी कभी बहुत बड़े कद का नेता
एक अच्छा व्यक्तित्व का नेता भी चुनाव हार जाता है, क्योंकि वो उसे राजनीति करनी नहीं आती। तो वहां पे उस तरीके की राजनीतिक वो नहीं बिछात नहीं बिछा पाता है, राजनीति करनी आती नहीं, बिछात नहीं बिछा पाता है। तो शायद वो क्योंकि वो पार्टी के लिए काम करता है, बड़ा लीडर होता है, पार्टी के लिए काम करता है और कॉन्स्टिट्यूंसी में होता, तो कहीं ना कहीं अपना भीतरघाती उसे उसकी सीट से हरवा जाता है, जैसा कि हमने खंडूरी जी के मामले में देखा था या हरीश रावत जी की सीट के मामले में देखा था। तो ये सब चीजें राजनीति में चला धंधा है और ये वोटर बहुत सोच समझ के मतदान करता है। और जो कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि मतदान करने का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग तरीके में होता है। कोई महंगाई पे करता है, कोई राम के नाम पे करता है, कोई हिंदू मुसलमान पे करता है, या कोई ऐसा होता है कि इसको हराना है उसके विपक्ष में जाके करता है। तो ये बहुत से बातें हैं जिसको हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि ये फैक्टर नहीं है या ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे अभी लालकुआं का आप चुनाव ले लीजिए, लालकुआं में हरीश रावत जी के लिए लोग पैरासूट प्रत्याशी कह रहे हैं, ये सब बातें कह रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि बड़ा नेता है, यदि जीत गया, सरकार बन गई तो हमारे क्षेत्र का वीवीआईपी विकास होगा। हर्षित, हर्षित आप पूछो बीच में। 77 में इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, तो चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। फिर उसके बाद 80 में कितनी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई। एक बार कांग्रेस ने ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था, इंदिरा जी को, फिर इंदिरा जी ने अलग पार्टी बनाई। चौहान जी, एक बात कांग्रेस पार्टी की बात आ रही है, मैं एक बात कहूं कि आप एक बार हमेशा देखना, कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव हारी नहीं, वो अपने अंदर खुद के लोगों से हारी। मैंने जब भी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का चुनाव देखा तो वो अपने उससे वो देखा कि कोई सामने की पार्टी ऐसी नहीं रही जो कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा दे। वो खुद अपने भीतरघात से, अपने अंदरूनी लड़ाई से, अंदरूनी उठापटक से चुनाव हार। हर्षित आप पूछो कुछ। तो सर, जैसे कि आप सभी ने इस पूरे हमारे कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपनी एक कहीं ना कहीं अपने विचार प्रकट करे और आप सभी के विचारों का हम सम्मान करते हैं और हमारे दर्शकों ने इस विचारों का भी एक जो गणित है वो भी देखा। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोग, जैसे सुशील भट्ट जी जो स्वराज हिंद फौज के संस्थापक हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो भी आगे हमारे जो 8 और 9 मार्च जो है उस दिन कार्यक्रम भी आएगा, तो उस दिन भी आप लोग जुड़े रहें। जैसे कि बिल्कुल आप लोग भी आप भी उस दिन आपके लिए भी हम स्वागत करते हैं आपको कि आप उस दिन पैनल में आए और अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि देखिए आपके विचार आना भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा कि आप लोग अपनी बातें, अपने विचार प्रकट कर सके सभी के सामने। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का काफी ज्यादा जो है मैं स्वागत करता हूँ और अपने चैनल पे, और हम आगे भी आप लोगों से बात करते रहेंगे। और अभी समय की पाबंदी को देखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा हमें। तो आप सभी लोग हमें क्या कहते हैं, मैं आप सभी से अलविदा देता हूँ और आगे हम कल भी आपको इस समय धन्यवाद हर्षित जी, धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार सच की उन्नति के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद। समाचार सच की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत अच्छी पहल है और बिल्कुल मैं जुड़ा रहूंगा। और जी सर, जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय उत्तराखंड। तो मैं समाचार सच के सभी दर्शकों से अलविदा लेता हूं। कल भी ये कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे इसी YouTube चैनल में और हमारे Facebook पेज में। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी। और इस कार्यक्रम का नाम जो है कि आपकी बात सरकार, इसमें आपको अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो हम भी आपके लिए एक लिंक या प्रसारित करेंगे जिसमें आप लोग भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि सब लोग कर रहे हैं, और पता करेंगे कि किसकी सरकार इस बार बनेगी। क्योंकि एग्जिट पोल भी अपनी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं और कांग्रेस के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं, और जहां आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें बोल रहे हैं। तो मैं बस, हम लोग इस समीकरण, ये जो समीकरण हमारे हैं और जो एग्जिट पोल के समीकरण, उनकी बातें करेंगे और आप लोगों से ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो हम
आपसे अलविदा लेते हैं। हम कल फिर आपको मिलेंगे, तो आप जरूर आना, इस प्रोग्राम में जुड़ना और देखते रहें समाचार सच, हमेशा सच के साथ।